हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, यदि आप इस फ्री क्लासेस सुभाष सर के फैमिली के साथ नहीं जुड़े हैं तो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारे फैमिली का मेंबर बन सके दोस्तों। आज देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एनटीपीसी एग्जाम्स का सीबीटी 2 या ग्रुप डी एग्जाम्स के दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखिए क्या होगा दोस्तों। दो गाड़ी ए और बी के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि ऑप्शन ए देखिए, ए और बी बराबर वेग से चल रही है, बी ए समान वेग से चल रही है किंतु बी से नहीं। ऑप्शन सी देखिए, पूरी दूरी तक बी की अपेक्षा ए अधिक वेग से चल रही है। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चल रही है। देखिए दोस्तों, आपको निकालना है, इसमें एक तरह का वेग फाइंड करना है, किसका वेग ज़्यादा है आपको फाइंड करना है। देखिए दूरी और समय ग्राफ हमें क्या देगा। देखिए दूरी और समय ग्राफ जो देता है, दूरी और समय ग्राफ जो है चाल का मान देता है, चाल का मान देता है दोस्तों। इसे याद रखिएगा, क्या देता है? चाल का मान। दूरी और समय ग्राफ चाल का मान देता है। देखिए दूरी और समय ग्राफ चाल का मान देगा, और चाल कैसे निकलेगा? हम लोग स्लोप से निकालते हैं। दूरी समय ग्राफ में चाल का मान कैसे निकलेगा? इसका निकालना स्लोप। ये क्या है? स्लोप है, हिंदी में ढाल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? ढाल। देखिए ढाल या स्लोप का जो फॉर्मूला होगा आपको पता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बटे बी होते हैं। पी क्या है? परपेंडिकुलर है, बी क्या है? बेस है। ये क्या? परपेंडिकुलर है, बेस होगा दोस्तों। देखिए इसका स्लोप देखिए, बताइए बी का जो है, बी जो रेलगाड़ी है या कोई गाड़ी है, बी का जो ढाल देखिए, बी का ढाल सबसे ज़्यादा है। क्या? बी की ढाल सबसे ज़्यादा है लेकिन ए की ढाल सबसे कम है। देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर बी की ढाल ज़्यादा है ए की ढाल से। देखिए यदि बी की ढाल ज़्यादा होगा तो बी का चाल भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ढाल से ही चाल का मान निकलता है, यानी स्लोप के मान से ही चाल का मान निकलेगा। यानी बी की ढाल ज़्यादा है तो बी की चाल क्या होगा? बी की चाल बोलिए या वेग बोलिए, दोनों एक ही है, लेकिन कुछ कंडीशंस होता है। देखिए चाल और वेग बराबर हम लोग कैसे बोल सकते हैं? यदि किसी भी स्ट्रेट लाइन में सरल रेखा में कोई गति करता है कोई पिंड, तो चाल और वेग दोनों बराबर होते हैं। इसे भी याद रखिएगा, यानी आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। चाल को मैं वेग बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहा है, रेलगाड़ी अगर स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है, इसलिए चाल को हम लोग वेग भी कह सकते हैं। देखिए बी की वेग, ये चाल बोलिए या वेग भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसे दिमाग में रखिएगा। देखिए हमने आपको बताया कि बी का जो है स्लोप निकालने से मालूम चल जाएगा। देखिए बी का स्लोप जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होने के कारण का चाल भी ज़्यादा होगा बी का। तो बी का जो चाल है, बी की चाल क्या है? ज़्यादा होगा, बी की चाल ज़्यादा होगा और ए की चाल कम होगा। अब दोस्तों अपना विकल्प में आइए, ऑप्शन में आइए। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? देखिए तो नंबर डी इसका सही जवाब होगा। देखिए ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है कि पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चल रही है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर का डी सही जवाब होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। प्रक्षेप का पथ क्या होता है? आपका ऑप्शन स्क्रीन में है दोस्तों, इसे ध्यान दीजिए। लिखा हुआ ए सरल रेखा, ए में लिखा हुआ है सरल रेखा, ए सरल रेखा, बी वृत्तीय पथ, सी घूर्णन पथ,
दीप पलवले पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे प्रक्षेप क्या होता है। आपने बचपन में देखे होंगे कि आप पत्थर को फेंकते थे, वही प्रक्षेप होता है, क्योंकि पत्थर को फेंकने से वे आप पर धरती में आ जाते हैं। इसको क्या बोलेंगे? प्रक्षेप बोलेंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी भी कोण से, किसी भी एंगल से पत्थर को फेंके, उसे प्रक्षेप बोलेंगे दोस्तों। देखिए, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। देखिए, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है। यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और किसी भी एंगल से पत्थर को फेंक दे रहा है दोस्तों, तो ये पत्थर को फेंकेगा तो पत्थर आपकी धरती पर आपस गिर जाएगा। तो किसी भी एंगल से फेंक रहा है, ये थीटा मान लेते हैं। देखिए, इसी को लोग प्रक्षेप बोलेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं और हिंदी में प्रक्षेप गति बोलते हैं। देखिए, प्रक्षेप गति का आकार कैसे होता है बताइए। जो पत्थर को फेंक रहा है, ऐसे पत्थर को फेंक रहा है तो उससे आकार क्या होता है? आप देखे होंगे कि पत्थर को जब फेंकते हैं तो इस तरह पलवले आकार का, इसे कहते हैं पलवले आकार बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जब पत्थर फेंक रहा है इसे कहेंगे पलवले। पलवले बोलते हैं, इसे परवले बोलते हैं। जो पत्थर को ऐसे फेंकेंगे उसे पलवले कहा जाता है। इसे क्या बोलेंगे? सरल रेखा बोलेंगे। इस तरह इसको क्या बोलेंगे? पलवले बोलेंगे। ठीक है। और प्रक्षेप के बारे में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातों को हम नोट करेंगे। देखिए, जब पत्थर को फेंकते हैं तो महत्तम ऊंचाई प्राप्त होगा। इसे महत्तम ऊंचाई कैसे प्राप्त होगा दोस्तों? यदि हम इसका थीटा के मान को 90 डिग्री कर दें, यदि हम लोग 90 डिग्री से यदि किसी वस्तु को फेंकते हैं, किसी पिन को फेंकते हैं, तो हम लोग का एक महत्तम ऊंचाई प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होगी? महत्तम ऊंचाई प्राप्त होती है, यानी मैक्सिमम हाइट की प्राप्ति होती है। जब इसे हम थीटा का मान को 90 डिग्री से फेंके तो यदि हमको मैक्सिमम रेंज क्या होता है, देखिए इसे कहेंगे मैक्सिमम रेंज बोलेंगे। इसे ए और बी, यदि कोई व्यक्ति ए से पत्थर को फेंकता है, बी में आकर गिरता है, तो ए और बी के जो दूरी को रेंज बोलते हैं। और एग्जाम से पूछा जाता है कि रेंज, मैक्सिमम रेंज क्या होगी। एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक्सिमम रेंज क्या होगा। देखिए, यदि थीटा का मान को 45 डिग्री से फेंके, यदि थीटा का मान 45 डिग्री हो, यानी किसी पत्थर को 45 डिग्री से फेंकते हैं दोस्तों, तो एक मैक्सिमम रेंज की प्राप्ति होती है। यानी 45 डिग्री में क्या होगा? एक मैक्सिमम रेंज की प्राप्ति होगी, यानी महत्तम पारस की प्राप्ति होगी। हिंदी में पारस कहा जाता है। इसे अब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम्स के दोस्तों। देखिए, आपको समझ में आ रहा है। और कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग नोट करते हैं। देखिए, किसी पत्थर को जब फेंकेंगे तो महत्तम ऊंचाई पर इसका जो वेलोसिटी होता है, यानी वेग होता है दोस्तों, वे 0 हो जाएंगे। क्या? इसका जो वेलोसिटी होता है, यानी यू वाई बराबर 0 हो जाएंगे। इसका जो वेलोसिटी 0 हो जाएंगे। इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम्स में, क्वेश्चन एग्जाम्स में दोस्तों आता ही है कि यदि किसी वस्तु को महत्तम ऊंचाई पर फेंका जाए, यदि किसी वस्तु को यदि फेंकते हैं तो महत्तम ऊंचाई पर, यानी मैक्सिमम हाइट पर इसका वेलोसिटी कितना होगा? देखिए, वेलोसिटी क्या होगा? 0 होंगे। इसका जो वेलोसिटी होंगे क्या होंगे? 0 होंगे, यानी वेलोसिटी इक्वल टू 0, शून्य होगा दोस्तों। और एक्स एक्सिस पर इसमें जो है वेलोसिटी की प्राप्ति होगी। यहाँ जो है वेलोसिटी का जो प्राप्ति होगी, यू एक्स इक्वल टू क्या होगा? यू कोस अल्फा होंगे। यू कोस अल्फा, इसका एक्स एक्सिस का वेलोसिटी मिलेगा, यानी इसका वेलोसिटी मिलेगा यू एक्स कोस अल्फा का वेलोसिटी मिलेगा। कि दोस्तों, जो वर्टिकल है, वर्टिकल का यानी इसको हिंदी में ऊर्ध्वाधर बोलेंगे। वर्टिकल का जो वेलोसिटी होता है वह 0 होते हैं, लेकिन जो होता है हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, उसका वेलोसिटी मिलेगा। इसे भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं ऑप्शंस में आते हैं। देखिए, ऑप्शंस में क्या बताया गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन था, प्रक्षेप का पथ क्या होती है, इसका ऑप्शन डी होंगे पलवले पथ होंगे दोस्तों। क्या होंगे? मैंने बता चुका हूं, पलवले पथ होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नंबर 3।
यदि वस्तु को किसी कोण पर पृथ्वी से ऊपर फेंका जाता है तो महत्तम ऊंचाई पर वेग क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैंने अभी बताया कि महत्तम ऊंचाई पर वेग का वैल्यू क्या होगा, शून्य होंगे। महत्तम ऊंचाई पर वेग का वैल्यू शून्य होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम से में आ चुका है, इसे अब नोट कीजिएगा, आप समझिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रक्षेप की ऊंचाई पर किस कोण पर महत्तम होती है। देखिए महत्तम ऊंचाई निकालना है दोस्तों, तो पत्थर को किस एंगल से फेंकेंगे, बताए थे 90 डिग्री एंगल से फेंकते हैं तो ये महत्तम ऊंचाई की प्राप्त करती है, यानी मैक्सिमम हाइट की प्राप्ति करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रक्षेप की पारस किस कोण पर महत्तम होती है। देखिए दोस्तों, प्रक्षेप की पारस जो है, पारस को क्या बोलते हैं, रेंज। किसी स्थान से फेंकते हैं तो वे दूसरे स्थान में जाकर गिर जाते हैं, यानी बीम गिरते हैं, इसकी दूरी को रेंज बोलते हैं। और रेंज मैक्सिमम रेंज कैसे प्राप्ति होगी, यदि पत्थर को 45 डिग्री एंगल से यदि फेंक देते हैं तो मैक्सिमम रेंज की प्राप्ति होती है। मैंने बता चुका हूँ दोस्तों, इसे भी आप दिमाग में रखिएगा। इसका जो ऑप्शन होंगे विकल्प ए होंगे 45 डिग्री। दोस्तों यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस फ्री क्लासेस और सुभाष सर के फैमिली में आप शामिल नहीं है दोस्तों, तो हमारे फैमिली में जुड़ जाइए दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दबा के शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि हर स्टूडेंट हमारे चैनल को देख सके दोस्तों। शिक्षा बांटना ही सबसे बड़ा धर्म होता है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, देखिए आपके स्क्रीन में शो कर रहा है, महत्तम ऊंचाई पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आए हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इससे न्यूमेरिकल भी दोस्तों एग्जाम से बनता है, यदि आपसे नहीं जानते हैं तो न्यूमेरिकल भी आपसे नहीं बनेगा। देखिए दोस्तों, क्या एक धरती है, धरती से देखो व्यक्ति पत्थर को फेंक रहा है, तो ये जो धरती है, इसके जस्ट धरती में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के मान जो है 0 हो जाएगा। जो जमीन पर पोटेंशियल एनर्जी के मान 0 होता है और काइनेटिक एनर्जी के मान जो है सबसे ज़्यादा, यानी गतिज ऊर्जा का मान सबसे ज़्यादा होता है। इसे भी याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होगा स्टैटिक ऊर्जा दोस्तों, इसे भी दिमाग में रखिएगा। स्टैटिक ऊर्जा किसे कहते हैं, वो हवा में हो उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या, ये पोटेंशियल एनर्जी जमीन में धरती पर 0 होगा, 0, और काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होंगी। और जैसे पत्थर ऊपर जा रहा है, जब मध्यम में जब पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी के मान बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी से। इसे भी दोस्तों आप याद रखिएगा। जब पत्थर महत्तम ऊंचाई छू ले, यानी पत्थर वहां से आप पर धरती में आने लगे, उस पॉइंट को महत्तम ऊंचाई बोलेंगे। महत्तम ऊंचाई में पोटेंशियल एनर्जी के मान सबसे ज़्यादा हो जाता है, सबसे ज़्यादा, और काइनेटिक एनर्जी के मान 0 यानी 0 हो जाएंगे। और इसका मध्यम, इसको क्या बोलते हैं, मध्यम पॉइंट, मध्यम बिंदु से थोड़ा सा ऊपर जाएगा दोस्तों, तो पोटेंशियल एनर्जी के मान ज़्यादा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी से। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट से तगड़ा है दोस्तों, इससे भी याद रखिएगा दोस्तों। आप आते हैं अपना विकल्प में आते हैं, देखिए विकल्प में क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। महत्तम ऊंचाई पर पोटेंशियल एनर्जी यानी स्टैटिक ऊर्जा का मान क्या होगी, स्टैटिक ऊर्जा का मान सबसे ज़्यादा होगा। क्या, सबसे ज़्यादा, यानी ऑप्शन नंबर बी सबसे ज़्यादा होगा। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, महत्तम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा का मान यानी काइनेटिक एनर्जी के मान दोस्तों क्या होगा। ऑप्शन आपका देखिए, मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का मान महत्तम ऊंचाई पर 0 होता है। क्या होगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी 0 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे फैमिली के साथ आप नहीं जुड़े हैं दोस्तों, ये चैनल आपका है, अपने परिवार के साथ जुड़िए, हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, मुक्त रूप से गिरने के दौरान किस स्थिति में होता है। ए भारहीनता, बी भार के रूप में, सी आराम,
दिसंतुलन। दोस्तों देखिए, मुक्त रूप से कोई वस्तु या कोई पिंड जब गिरता है तो ये भारहीनता होती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसी व्यक्ति का त्वरित वेग सबसे अधिकतम होगी। देखिए ऑप्शन आपके स्क्रीन में शो कर रहा है, लिखा हुआ एक, ए में आयताकार पथ में दौड़ना, बी में पृष्ठकोणीय पथ में दौड़ना, सी में अष्टकोणीय पथ में दौड़ना, डी में एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। मैंने आपको बता चुका हूँ कि त्वरित वेग क्या होती है। त्वरित गति का मान क्या होता है। त्वरित गति का मान क्या होता है, देखते हैं। v का मान जो है ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे, यानी अंतिम वेलोसिटी के मान जो होता है, प्रारंभिक वेलोसिटी ज़्यादा होगा। इस केस में एक्सेलरेशन का मान पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, इसे अब याद रखिए। यदि किसी वृत्ताकार मार्ग पर यदि मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखें, गति का, मोशन का पहला चैप्टर, गति का पहला पार्ट आप नहीं देखे दोस्तों, तो एक बार जरूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा वृत्तीय गति क्या होती है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति वृत्तीय मार्ग में मोशन करता है यानी दौड़ता है, उसे वृत्तीय गति बोलेंगे। और इसमें क्या होता है, हर पॉइंट में वेलोसिटी जो होता है चेंज होंगे, हर पॉइंट में वेलोसिटी चेंज होता है, हर पॉइंट में वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा दोस्तों। हर पॉइंट में जो है वेलोसिटी यानी वेग जो है चेंज होता है, उसे बोलते हैं त्वरित गति बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे, त्वरित गति बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे हम लोग त्वरित गति बोलते हैं। दोस्तों विकल्प में दिया हुआ है, उस विकल्प के अनुसार त्वरित गति से अधिक कोई व्यक्ति गति कर रहा है यानी दौड़ रहा है तो ये क्या होगा, एक वृत्तीय मार्ग होगा, वृत्ताकार पाथ पर, वृत्ताकार पाथ पर गति करेगा यानी दौड़ेगा। विकल्प नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मैं इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छा से दोस्तों डिस्क्राइब किया हूँ। हमारे मोशन का प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या है कि गति के दूसरे समीकरण के बीच क्या संबंध है। आपको गति का दूसरा नियम क्या है, पहला नियम क्या है, तीसरा नियम क्या है दोस्तों, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। गति का पहला नियम क्या होता है आपको पता ही होगा, आदि आप पढ़े होंगे तो। देखिए v=u+at होता है। दूसरा नियम क्या होगा गति का, दूसरा जो नियम है, पहला नियम ये है दोस्तों, और दूसरा नियम क्या होगा, s=ut+12at²। और तीसरा नियम क्या होगा, देखिए तीसरा नियम जो गति का है v²u² + 2as होते हैं। ये क्या है, पहला नियम है v=u+at और दूसरा नियम होगा s=ut+12at²। और थर्ड नियम होंगे v²u² + 2s होंगे। अब इसे हम लोग प्रत्येक का संबंध निकाल देते हैं, ताकि यदि पहला जो क्वेश्चन मैंने बताया 11 नंबर, ऐसा यदि किसी भी ऑप्शन, किसी भी नियम का पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, किसी भी दोस्तों नियम का यदि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन मिल जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। देखिए पहला नियम जो है किससे संबंधित है, देखिए पहला नियम जो है वेग और टाइम यानी वेग और समय से संबंधित होता है। और दूसरा नियम देखिए दोस्तों, दूसरा नियम में क्या होगा, विस्थापन, इसको क्या बोलेंगे, विस्थापन या स्थान भी कह सकते हैं। ठीक है, विस्थापन और समय से संबंधित होते हैं, विस्थापन और समय से संबंधित होते हैं। इसे भी तो तब याद रखिएगा, विस्थापन और समय से संबंधित होगा यानी रिलेशनशिप होंगे। तीसरा नियम में क्या होगा, तीसरा नियम में वेग,
वेग और विस्थापन से संबंध होता है। विस्थापन को स्थान भी कह सकते हैं, इसे भी दोस्तों याद रखिएगा। स्थान में लिख दिया हूँ। देखिए पहला नियम जो है वेग और समय को बताएगा, दूसरा नियम विस्थापन और समय को बताता है, और तीसरा नियम जो है वेग और विस्थापन को दोस्तों बताता है। इससे भी याद रखिएगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। देखिए इसका जो दूसरा समीकरण का संबंध, दूसरे समीकरण के बीच संबंध क्या होगा, देखिए क्या है, विस्थापन और समय है। ऑप्शन बी का सही जवाब होगा, विस्थापन और समय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गति का पहला समीकरण के बीच संबंध क्या है। देखिए दोस्तों गति का पहला समीकरण क्या है, v = u + at होते हैं। इसका संबंध होगा वेग और समय होंगे। क्या वेग और समय का संबंध होते हैं। देखिए कब, देखिए वेग और समय कहाँ लिखा हुआ है कि ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों वेग और समय का सही जवाब होगा दोस्तों। विकल्प ए वेग और समय इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, न्यूटन के दूसरे नियम किससे संबंधित है। न्यूटन के दूसरे नियम किससे संबंधित है। विकल्प आपके स्क्रीन में दोस्तों देखिए। न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है, दूसरा नियम क्या होता है और तीसरा नियम क्या होता है, इसके बारे में भी एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है। देखिए न्यूटन का प्रथम नियम क्या होगा, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु पर यदि कोई भी फोर्स ना लगाया जाए तब तक वस्तु जो होता है स्थिर अवस्था में होते हैं। जब इसे बाहर फोर्स लगा दिया जाए, एक बाहर फोर्स लगा देते हैं तो ये क्या होता है, ये अपने गति अवस्था में हो जाते हैं। और जब बाहर फोर्स नहीं लगाएंगे, यानी बाहरी एक्सटर्नल फोर्स यदि नहीं लगाते तो विराम अवस्था या रेस्ट में होते हैं। इसे प्रथम नियम बोलते हैं। और प्रथम नियम जो है बल का परिभाषा देता है। गति का प्रथम नियम क्या देगा, बल का परिभाषा यानी डिफाइन देते हैं प्रथम नियम। और दूसरा नियम क्या होता है, न्यूटन का दूसरा नियम। देखिए न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम देता है एक फोर्स का यानी बल का फॉर्मूला देता है, यानी फोर्स इक्वल टू ए में देता है दोस्तों। और दूसरा नियम को, न्यूटन का दूसरा नियम फोर्स इक्वल टू ए में देगा। और फोर्स इक्वल टू ए में क्या है, एक फॉर्मूला है यानी व्यंजक, यानी ये व्यंजक देते हैं, बल का व्यंजक यानी फोर्स का फॉर्मूला देते हैं दोस्तों दूसरा नियम। दोस्तों एक चीज़ और, न्यूटन का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। इसे अंग्रेजी में इनर्शिया बोलते हैं, इनर्शिया बोलेंगे। इनर्शिया न्यूटन का प्रथम नियम क्या देता है, जड़त्व का नियम भी देता है, इसे भी याद रखिएगा। एक होता है स्थिर जड़त्व होता है, एक होता है स्थिर जड़त्व होंगे, एक होता है गति जड़त्व होते हैं। देखिए स्थिर जड़त्व क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ है, कार में बैठा हुआ है और कार चल पड़ी तो व्यक्ति जो पोजीशन होता है, बॉडी होता है, ये सीट की ओर यानी पीछे की ओर झुक जाता है, इसे बोलेंगे स्थिर जड़त्व के कारण होता है। और कार गति करता है, उसमें बैठा हुआ यात्री आगे की ओर झुक जाता है, उसे बोलेंगे गति का जड़त्व बोलते हैं। इसी दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, और न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है, प्रतिक्रिया और क्रिया दोनों बराबर होते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन से दोस्तों 5 क्वेश्चन मैंने बताया। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं खुद सरकारी नौकरी करने के बाद बहुत टाइम निकाल के मैं आपको पढ़ाता हूँ। आप हमारे परिवार के साथ जुड़े, हमारे चैनल को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें दोस्तों और हमारे फैमिली से जुड़े दोस्तों। इसका जो आंसर क्या होगा, न्यूटन के दूसरे नियम किससे संबंधित है, न्यूटन का दूसरा नियम जो होते हैं बल के व्यंजक, यानी ऑप्शन नंबर ए का सही जवाब होगा दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।